हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास कृषि फसल उत्पादन का एक और अध्याय, जिसमें से आज का हमारा अध्याय का नाम है अध्याय नंबर 4 फसल चक्र एवं शस्य क्रम योजना से। तो आज हम लोग देखेंगे कि फसल चक्र एवं जो है इसकी परिभाषा, इसके क्या क्या महत्व होते हैं एवं फसल चक्र के सिद्धांतों के बारे में हम इसमें देखेंगे कि वो किस तरह से इसमें होता है। तो बिना स्किप के इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारे में फसल चक्र क्या होता है। तो बोलते हैं एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र पर फसलों को हेर फेर कर बोना ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो और किसान को अधिकतम लाभ हो सके, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है। तो क्या होता है, एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र पर फसलों को हेर फेर करके बोना और ताकि उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो और किसान को अधिक से अधिक फायदा मिल सके, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है। या आप सिंपल से भाषा में इसमें बोल सकते हैं कि फसलों को हेर फेर करके बोना फसल चक्र कहलाता है, ऐसा भी आप इसमें वो बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे इसमें आता है फसल चक्र का महत्व कि क्या क्या इसके महत्व इसमें देखने को हमको मिलता है। तो पहला इसमें बोलता है कृषकों को अधिक उपज की प्राप्ति होती है। ठीक है। कृषकों को अधिक उपज की प्राप्ति, जाहिर सी इसमें बात है कि जब हम लोग फसल चक्र अपनाएंगे तो लगातार जब इसमें खेती का कार्य होता रहेगा तो इसमें क्या होगा, हमको अधिक उपज की प्राप्ति होगा और जो है हमारा आर्थिक स्थिति भी इसमें कैसा होगा, सुधरेगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, मृदा की उर्वरा शक्ति जो है वो सुरक्षित रहती है। फसलों को जब हम हेर फेर करके बोएंगे, बदल कर जब उसमें बोया जाता है तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति वो सुरक्षित वो रहता है, उसका दोहन जो है वो नहीं होता है। ठीक है। होगा लेकिन बहुत कम रहता है, इसमें उसकी उर्वरा जो क्षमता है वो बनी हुई इसमें वो रहती है। ठीक है। फिर तीसरा आता है इसमें फसलों की उत्पादन का खर्च कम लगता है। फसलों के उत्पादन का खर्च कम लगता है क्योंकि जब इसमें हम लगातार इसमें उगाते रहते हैं तो हमारा भूमि भी नमी रहता है एवं जो है भूमि नमी होने के कारण उसमें जो हमारे अन्य फसल होते हैं उसकी टूट वगैरह या उसके जो पैरा वगैरह होते हैं या उसके जो अवशेष होता है, इससे हम खाद के रूप में उपयोग इसमें किया जा सकता है, इसलिए उसको उत्पादन में जो है हमको खर्चा जो है इसमें कम लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं इसमें चौथा नंबर कीट पतंगों एवं बीमारियों के आक्रमण से फसलों को बची रहती है। ठीक है। जो कीट पतंगे होते हैं और बीमारियों के जो आक्रमण होते हैं उससे उसका बचाव किया जा सकता है। जैसे कि हमने अगर कुछ ऐसे पौधे को लिए हैं जिसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा लगते हैं तो उसको छोड़कर अगर हम किसी दूसरे को इसमें ले रहे हैं तो उसमें वो बीमारियां नहीं लगता, तो हमें जो है इसमें जो दूसरा पौधा है उसमें किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं लगेगा और हमको उसका व्यय भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। उसी के साथ साथ और क्या होता है इसमें 5 नंबर आते हैं इसमें वीड्स कंट्रोल। वीड्स कंट्रोल मतलब खरपतवार के नियंत्रण भी इसमें होता है। लगातार जब उसमें हम खेती का कार्य या फसल चक्र को अपनाते हैं तो उसमें वीड्स जो है उसमें नहीं उग पाते हैं। ठीक है। अब इस तरह से आपके होते हैं आपका पोल्यूशन कंट्रोल भी होता है। जैसे कि हमारे पास जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन हो गया या आपके सॉइल पोल्यूशन हो गया, इसमें भी आपके क्या होते हैं, आपका कंट्रोल इसमें जो है वो होता है, इसमें नहीं हो पाते हैं। ठीक है। अब उस तरह से होगा आपका आमदनी वृद्धि। आमदनी वृद्धि होता है लगातार अगर हम उसमें फसलें अगर उसमें उगा रहे हैं तो हमको जो है साल भर जो है हमको क्या होगा, आमदनी की प्राप्ति इसमें होती है। थोड़ा थोड़ा आमदनी की प्राप्ति हर साल भर हमको इसमें वो होती हुई रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर आता है इसमें कृषकों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। कृषकों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति उसमें पूरा तरह से इसमें हो जाता है। जितनी उसकी आवश्यकताएं होती है उसके अनुसार उसको उपज मिलता है, तो अपनी आवश्यकताएं के वस्तु के द्वारा जो है कृषक की उपज से उसको प्राप्त वो हो जाता है। उपज को बेचकर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें वो कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है फसल चक्र के सिद्धांत। ये मेन है, एकदम आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी, क्योंकि ये जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि हमेशा आते हैं कि फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं, इसको समझाइए या लिखिए करके, तो आपको कभी नहीं भूल पाओगे, तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत ही इसको जरूरी होता है। तो पहला इसमें आता है हमारे में फलीदार या दलहनी फसलों के बाद बिना फलीदार वाली फसलें इसमें जो है वो बोई जाए। ठीक है। तो पहले क्या करना है हमको, अगर हमने फलीदार फसलें की या दलहनी उसमें लिए हैं तो उसको छोड़कर क्या ले, अब दलहनी या आपके
बिना फलीदार वाले फसलों के इसमें जो है वो लेना चाहिए, ताकि भूमि में जो है उसकी उपजाऊपन जो है उसके बनी रहे, और हेर फेर करके बोने से उसमें कीड़े वगैरह का आक्रमण भी इसमें रुका जा सके। इसलिए उसको जो है ऐसा करना चाहिए। पहले क्या ले लिए आप, दलहनी को ले लिए, उसके बाद किसको ले लेते हैं, अदलहनी वाले को इसमें ले लेना चाहिए, ऐसा इसमें बोलता है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, दूसरा नंबर बोलते हैं उथली जड़ वाली फसल के बाद जो है गहरी जड़ वाली फसल को उगानी चाहिए। जो उथली जड़ वाले अर्थात जिनका जो जड़ रहता है वो ऊपर में ही फैले रहते हैं, उसके बाद जो है गहरी जड़ वाले मतलब जिसका जड़ जो रहता है भूमि के अंदर तक जाए रहते हैं, ऐसे फसलों को इसमें जो है वो लेना चाहिए, ताकि भूमि को कैसे करके रखे, बांध कर भी रख सकते हैं और अपने जो उपजाऊपन है उसको वो दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या पाते हैं, चना जो रहता है वो गहरी जड़ वाले होते हैं, जिसके जो जड़ होते हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन के स्तरीकरण इसमें करते हैं। तो इसीलिए जो है उसको आवश्यक होता है उगाने के लिए। जैसे कि आपके उथली जड़ मतलब धान के लिए, तो धान का जड़ जो उथली रहता है, तो उसके बाद आपने चने वगैरह का ले लीजिए, जिससे उसके जो है आपका कैसा हो जाएगा, मेंटेनेंस उसमें जो है वो हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके अधिक पानी चाहने वाली के बाद जो है कम पानी चाहने वाली फसलों को लेना चाहिए। अधिक पानी चाहने वाले अर्थात जो हमारा जैसे कि धान है, तो धान हमारा जो है अधिक पानी चाहने वाली फसल होते हैं। तो इसके बाद जो है हमको कम पानी चाहने वाली फसलों को भी इसमें उगाना चाहिए, ताकि हमारा जो पानी है वो भी कैसे हो सके, इसमें सुरक्षित इसमें जो है वो रह सके। ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है जैसे कि हमारे पास गन्ना जौ को करना चाहिए, या तो आपके पास जो है धान या चना या मक्का या सरसों को जो है इस तरह से इसमें फसल चक्र के रूप में इसमें जो है वो अपनाना इसमें जो है वो चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है चौथा नंबर, अधिक खाद वाली के बाद जो है वो कम खाद वाली फसलों को इसमें जो है वो लेना चाहिए। ठीक है। तो अधिक खाद मतलब जिसमें खाद की मात्रा ज़्यादा लगता है, उसके बाद जो है इसको जो है वो कम खाद वाले को इसमें जो है वो लेना चाहिए। तो इसमें आता है हमारे पास आलू लोबिया, उस तरह से आता है हमारे में आलू मूंग और गन्ना और मूंग आते हैं, उस तरह से आलू और कद्दू जो है इसको इसमें उगाना चाहिए। इसमें जो है आपका खाद जो है इसमें मेंटेनेंस इसमें वो हो जाता है। ठीक है। फिर 5 नंबर आता है अधिक कर्षण के बाद कम कर्षण वाले को इसमें लेना चाहिए। तो 5 नंबर दिया है हमें अधिक कर्षण। कर्षण क्रिया मतलब होता है भूमि की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक जितने भी भूमि में एक्टिविटी किया जाता है उसको बोलते हैं कर्षण क्रियाएं कहते हैं। तो कर्षण क्रियाएं जो है अधिक वाले के बाद जो है हमको कम वाले को इसमें जो है वो लेना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल होता है कपास का और मोती का। किसका, मेथी का। कपास रहता है और मेथी का रहते हैं, और उसी तरह से इसमें रहता है हमारे पास आलू और प्याज। इस तरह से हम इसमें जो है वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें दूर दूर पंक्तियों वाले के बाद जो है कम दूरी वाले पंक्तियों वालों को इसमें जो है वो लेना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो है हम अगर हमारे पास दूर दूर पहले लिए हैं, उसके बाद जो है वो कम दूरी वाले पंक्तियों वाले को जिसमें जो है वो लेना चाहिए, ताकि इसमें जो है हमारा जो है फसल आसानी से उग सके एवं जो है उसके बढ़वार में कोई रुकावट इसमें ना हो सके। तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल होता है सोयाबीन का रहता है, और इस तरह से इसमें गेहूं का रहता है। तो सोयाबीन और गेहूं के इसमें जो है वो लिया जाता है। ठीक है। फिर उसमें 7 नंबर आता है हमारे पास फसल चक्र में साग सब्जी वाली फसल जोड़ी जाए। ठीक है। फसल चक्र जो हमारे पास होते हैं उसमें साग सब्जी वाले जो फसल होते हैं उसको भी जोड़ना आवश्यक होता है। हमेशा इसमें जो है आप अनाज को इसमें नहीं लेना चाहिए, साग भाजी वाले को भी इसमें वो देखना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद 8 नंबर आता है इसमें फसल चक्र में तिलहनी फसलों को भी जोड़े जाना चाहिए। तिलहनी जो फसल होते हैं जिससे हमारे पास तेल प्राप्त होता है, उनको जो है इसमें जोड़ना भी आवश्यक होता है, ताकि फसल चक्र हमारा मेंटेन होकर इसमें वो रह सके। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसमें फसल चक्र के सिद्धांतों में परिवर्तन। फसल चक्र के सिद्धांतों में क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या बोलता है, पढ़ते हैं चलिए। सन 1965 के बाद जब कृषि में हरित क्रांति आई, तब इस खेती के साधनों में काफ़ी आपके परिवर्तन हुआ है। सन 1965 में जब हरित
क्रांति आया तो उसके बाद जो है बहुत सारे जो खेती के साधन थे उसमें परिवर्तन हुआ है, जिसके आधार पर कुछ चीज़ें ऐसा हुआ जिसमें जो हमारा सिद्धांत है आपके फसल चक्र का सिद्धांत है वो कैसा हो गया, इसमें वो परिवर्तित इसमें हो गया है। जैसे हम लोग देखते हैं पहला नंबर सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा मतलब जब इसमें क्या हो गया आपके है सरकार ने जब छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई साधनों में काफ़ी इसमें प्रगति की है। जब उसमें क्या हुआ है छठी आपके पास पंचवर्षीय योजना जब इसमें चला है, योजना के दौरान जो कृषि के साधन थे उसमें बहुत सारे इसमें जो है वो परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण जो है हम जो है इसके फसलों के लिए जो पानी की उपलब्धता है इसको बढ़ाने के लिए कई सारे नल का या ट्यूबवेल का इसमें क्या क्या अनुदान के थ्रू इसमें किसानों को दिया गया ताकि इसमें सिंचाई की सुविधा में विकास हो सके। और जैसे हम इसमें बोते थे अधिक पानी चाहने वाले के बाद कम पानी वाले चाहने वाले को, तो इसमें जो है इसका तोड़ा जा सका और जो है आपके दोनों ही मौसम में इसमें जो है आपका अधिक पानी वाले को इसमें उगाया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसमें उर्वरकों की उपलब्धता। तो उर्वरकों की उपलब्धता अर्थात जो है जब उर्वरकों के लिए जब उसमें काम किया गया तो उर्वरक के लिए बहुत सारे हमारे पास एजेंसियां थी जो कि अभी क्या कर रहे हैं इसमें वर्क इसमें कर रहे हैं। तो इसके कारण ही हमको है अधिक खाद वाले के बाद कम खाद वाले या कम उर्वरक वाले जैसे उगाते थे, तो उसमें जो है इसका सिद्धांत को तोड़ने में हमको बहुत बड़ा इसमें मदद मिला है। तो इसके लिए हमारे पास जो है कुछ संस्था होते हैं जिसे आप लोगों ने नाम इसमें सुना होगा, इफ्को सुना होगा, आपके पास है इफ्को के बारे में सुने होंगे। उस तरह से आपका वो एक आता है आपका क्रिब्को और एक आपने सुने होंगे NF ये जो है कुछ ऐसे संस्था है। उस तरह से एक और होता है मद्रास फर्टिलाइजर, इनके द्वारा जब इसमें उर्वरकों का उत्पादन किया गया है तो इसके कारण जो हमको इसके सिद्धांत में परिवर्तन इसमें जो है वो हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है सुधरे बीज एवं जो है कृषि यंत्रों का विकास। सुधरे बीज मतलब क्या हुआ है, कुछ हमारे पास ऐसे पर्याप्त साधन आ गए जिसके कारण जो है हमारे बीज के जो बीज उपचार है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया, विकसित हुए, जिसके कारण से हमें जो है आजकल जो है हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल जो है या उपचारित बीजों का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा करने लगे। और उसी के साथ जो कृषि के यंत्र है इसमें भी ग्रोथ हुआ है, जिसके कारण से कोई भी जो काम है उसमें वो तेज़ी से इसमें वो होना शुरू हुआ है। ठीक है, और इसी में हम लोग जब पहले उगाते थे कि अधिक कर्षण के बाद कम कर्षण वाले जो फसलों को उगाते थे, इसको तोड़ने में बहुत बड़ा मदद इसमें मिला है। फिर उसके बाद बोलते हैं कीट रोग एवं जो है विड्स दवाओं की उपलब्धता। ठीक है, विड्स नाशक मतलब खरपतवार नाशक दवाओं की उपलब्धता। तो जब इसमें क्या हो गया हमारे पास ये जो पुराने चक्र में जब बदलाव हुआ तो बदलाव के कारण ही हमें जो है बहुत सारा इसके लिए आपके दवाइयों का इस्तेमाल होने लगा और इसका उत्पादन हुआ, जिसके कारण से हम किसी भी मौसम में कुछ भी प्लांट को इसमें जो है उगाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।